इस दुनिया में अगर सबसे कोई आसान काम है तो वो है पैसा कमाना। भले ही थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन हर इंसान थोड़े बहुत पैसा ज़रूर कमा लेता है। लेकिन बात जब मान सम्मान और इज्जत आबरू किया जाती है तो इसे कमाने में लोगों को ज़िंदगियाँ गुजर जाती है। ये सारी बातें आज मैं आप लोग के सामने सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आज की कहानी में दो महिलाएं अपनी इज्जत आबरू और मान सम्मान को बचाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। दरअसल ये कहानी कोई साधारण नहीं है, बल्कि इस कहानी में खाकी, खादी, कानून, इंसाफ और सिस्टम सब के सब दांव पे लग चुका था। इससे पहले कि मैं इस कहानी की शुरुआत करूं, मैं आपको बता दूं कि पिछले एक सप्ताह से मैं अपने चैनल पे वीडियो नहीं डाल रहा था। मेरे जितने भी चाहने वाले हैं सब के सब कमेंट करके जानना चाह रहे थे कि आखिरकार मैं वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं आपसे बता दूँ कि पिछले एक सप्ताह से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। पर आप लोगों की दुआओं से थोड़ी सी तबीयत में सुधार आ चुकी है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि फिर से पहले के जैसे ही कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान प्रदेश से। राजस्थान का एक ज़िला पड़ता है श्रीगंगानगर, और इसी श्रीगंगानगर का एक इलाका आता है सूरतगढ़। और इसी सूरतगढ़ इलाके की रहने वाली स्वाति जिसकी उम्र है 27 साल, जो ऑलरेडी शादीशुदा है। स्वाति के 2 बच्चे भी हैं, लेकिन स्वाति बेहद ही गरीब परिवार से है। स्वाति का पति बड़ी मुश्किल से थोड़े बहुत पैसे कमाता है और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के साथ गुजारा करता है। लेकिन स्वाति, जो देखने में जितनी ही खूबसूरत है, पढ़ने में भी उतनी ही तेज। शादी के बाद जब 2 बच्चे हो जाते हैं, एक दिन स्वाति अपने पति से कहती है कि दरअसल मैं पढ़ लिख करके अपना एक करियर बनाना चाहती हूँ। जब अपनी दिल के बात अपने पति के सामने रखती है, स्वाति के पति भी इसके लिए तैयार ही नहीं होता है, बल्कि उसका एक कॉलेज में जाकर दाखिला भी करा देता है। उसके बाद से स्वाति अपने ससुराल से ही बस के माध्यम से कॉलेज आना जाना शुरू कर देती है। स्वाति जिस बस से कॉलेज में जाती है, उसी बस में 3 और लड़के भी दूसरी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, जिनमें से एक का नाम है अशोक, दूसरे का नाम है लालचंद और तीसरे का नाम है श्यामचंद। दरअसल श्यामचंद, जो राजस्थान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा का दूर का एक रिश्तेदार है। ये तीनों लड़के भी जब उसी बस से अपने कॉलेज आना जाना शुरू करते हैं, इसी दौरान स्वाति को इन तीनों लड़कों से दोस्ती हो जाती है। जैसे ही इन तीनों के बीच में दोस्ती हो जाती है, उसके बाद से ये सब के सब एक दूसरे को इतने बेहतर तरीके से जान जाते हैं कि एक दिन जैसे ही इन तीनों लड़कों को मौका मिल जाता है, स्वाति के साथ जोर ज़बरदस्ती कर देते हैं। और स्वाति के साथ में जब जोर ज़बरदस्ती करते हैं तो उस पल का कुछ फ़ोटो और वीडियोज़ भी अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेते हैं। साथ ही साथ स्वाति को धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर इसके बारे में तुमने किसी को भी कुछ बताया या फिर पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो याद रखना, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। उसके बाद से ये तीनों लड़के स्वाति के साथ अपनी हवस पूरी करने के बाद उसे छोड़ देते हैं। स्वाति जब वापस अपने घर पे आती है, इस बारे में अपने परिवार से कुछ भी नहीं बताती है, क्योंकि स्वाति को अब डर सताने लगता है कि अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया तो कहीं वो लोग उस वीडियो को सोशल मीडिया पे ना अपलोड कर दें। और उसके बाद से ये तीनों लड़के इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर अक्सर स्वाति के नंबर पे फ़ोन करते हैं, उसे अपनी मर्ज़ी से अपने पास बुलाकर और अपनी हवस को पूरी करते हैं। ये सिलसिला लगभग कई महीनों तक चलता है, लेकिन बावजूद इसके स्वाति अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए किसी को कुछ भी नहीं बताती है। पर हद तो तब हो जाती है जब स्वाति एक दिन अपनी ननद आभा के साथ में मार्केट जाती है। आभा जिसकी उम्र है लगभग 18 साल, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत। स्वाति जब अपने ननद के साथ में मार्केट में जाती है, उसी दौरान तीनों लड़के स्वाति के ननद को देख लेते हैं। आभा को जब देखते हैं तो उसकी खूबसूरती देख स्वाति से पूछताछ करते हैं। स्वाति कहती है कि ये मेरी ननद है, जिसका नाम है आभा। जैसे ही अपनी ननद का परिचय दे देती है, उसके बाद से ये तीनों मिलकर के फिर से एक दिन स्वाति के नंबर पे फ़ोन करते हैं और उसे कहते हैं कि जैसा हम तीनों तुम्हारे साथ करते हैं, वैसे ही तुम्हारी ननद आभा के साथ भी करना चाहते हैं, इसीलिए तुम उसे हमारे पास लेकर के आ जाओ। जब आभा को अपने पास बुलाते हैं, ये सुन करके स्वाति को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। हालांकि शुरू में तो स्वाति इसके लिए तैयार नहीं होती है, साफ साफ इनकार कर देती है। लेकिन स्वाति जैसे ही इनकार करती है, ये तीनों लड़के स्वाति को धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर आभा को हमारे पास लेकर के नहीं आई तो याद रखना, जो भी हमने फ़ोटो और वीडियोज़ अपने मोबाइल में कैप्चर किया है उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे। सोशल मीडिया पर अपलोड करने की जब धमकी देते हैं, स्वाति एकदम से डर जाती है और ना चाहते हुए भी उसके ऊपर जो कुछ भी बीता था वो अपनी सारी कहानी अपनी ननद आभा से बताती है।
आभा भी जब अपनी भाभी की पूरी कहानी सुनती है तो आभा भी अपनी भाभी की ज़िंदगी बचाने के लिए उसकी बातों में आ जाती है और उसके बाद से स्वाति आभा को लेकर उन तीनों लड़कों के पास जाती है। जैसे सोच करके इन तीनों लड़कों ने आभा को अपने पास बुलाया था, बारी बारी से आभा के साथ भी वैसे ही करते हैं। उसके बाद से आभा के साथ भी ये सिलसिला शुरू हो जाता है। दरअसल आभा अपनी भाभी की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पे तो लगा देती है, लेकिन अब इस चंगुल में खुद आभा भी फंस जाती है। लेकिन हद तब हो जाती है जब 23 दिसंबर 2023 को दोनों शाम के वक्त ननद भाभी मार्केट से आ रही थी। तीनों लड़के मिलकर दोनों का रास्ता रोक लेते हैं और फिर दोनों के साथ बारी बारी से करते हैं। 23 दिसंबर को जब ये तीनों लड़के आभा के साथ में बारी बारी से करते हैं और स्वाति जब अपने नज़रों से उन सारे नज़ारों को देखती है, बर्दाश्त नहीं कर पाती है। जब इन तीनों की अपनी हवस पूरी हो जाती है, वहाँ से तो वो घर चले जाते हैं। लेकिन स्वाति जब अपनी ननद के साथ घर पे पहुँचती है, इस प्रकार से टूट जाती है कि घर पहुँचने के बाद तुरंत ही अपने शरीर पे पेट्रोल छिड़क कर अपने आप को आग के हवाले कर देती है। जैसे ही उसका शरीर जलना शुरू होता है, उसके ससुराल के जो भी लोग होते हैं आनन फानन में जाकर आग को बुझा देते हैं। किसी को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार स्वाति ने इस प्रकार का कदम क्यों नहीं उठाया। लेकिन तब तक स्वाति लगभग 80% जल चुकी थी। आनन फानन में लेकर उसे हॉस्पिटल में जाते हैं। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट तो करते हैं, 2 महीने तक ट्रीटमेंट चलता है। लेकिन 2 महीनों बाद आखिरकार 23 फरवरी 2024 को स्वाति की मौत हो जाती है। स्वाति जैसे इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, अब इस दर्द को आभा बर्दाश्त नहीं कर पाती है, क्योंकि जैसे ही स्वाति इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है, उसके बाद से स्वाति के घर वाले स्वाति के ससुराल वालों के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करा देते हैं। दरअसल स्वाति के मायके वालों का कहना होता है कि उसके ससुराल वालों ने जानबूझ करके मेरी बच्ची को मार दिया है। जैसे ही मुकदमा दर्ज हो जाता है, उसके बाद से पुलिस अब स्वाति के ससुराल वालों को उठाना शुरू कर देती है। तब जाकर के कहीं आभा की आँख खुलती है। अब आभा अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर पूरी कहानी अपने परिवार वालों से शेयर करती है कि आखिरकार उसकी भाभी इस दुनिया को क्यों छोड़ करके चली गई। साथ ही साथ उन तीनों लड़कों का नाम भी बताती है। जैसे ही अपनी पूरी कहानी बताती है, आभा के परिवार वाले उसे सुझाव देते हुए कहते हैं कि तुम थाने में जाओ और जाकर उन तीनों लड़कों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराओ। आभा भी अपने परिवार वालों की बात ही नहीं मानती है, बल्कि नज़दीकी थाने में जाती है और जाकर के अपनी और साथ ही साथ अपनी भाभी की पूरी कहानी पुलिस को बताती है। उन तीनों आरोपियों का नाम भी बताती है। लेकिन पुलिस जब उन तीनों आरोपियों का नाम सुनती है, अब पुलिस और आभा के बीच में आंख मिचौली का खेल शुरू हो जाता है। दरअसल पुलिस मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार ही नहीं होती है, बल्कि उल्टा आभा के ऊपर ही दबाव डालने लगती है। लेकिन आभा भी अपने जिद पर उतर जाती है। आभा जाकर के पुलिस के ऊपर दबाव देती है और उन तीनों लड़कों का जब नाम बताती है, पुलिस आभा के सामने झुकने के लिए तैयार तो होती है, लेकिन आभा के ऊपर दबाव देती है कि तुम 2 ही लड़कों के नाम इस मुकदमे में दर्ज कराओ, जिनमें से एक का नाम है अशोक और दूसरे का नाम है लालचंद। दरअसल पुलिस श्यामचंद के ऊपर मुकदमा दर्ज करना ही नहीं चाहती है, क्योंकि पुलिस खुद जानती थी कि श्यामचंद कोई लोकल आदमी नहीं है। दरअसल वहाँ के डीएसपी साहब जो होते हैं वो खुद आभा के ऊपर दबाव देते हैं कि हम तुम्हारी मुकदमा दर्ज कर लेते हैं, लेकिन तुम तीसरे लड़के को भूल जाओ। लेकिन स्वाति इसके लिए तैयार ही नहीं होती है। इसीलिए पुलिस अब मुकदमा दर्ज करने से पहले आभा से कहती है कि तुम जा कर के पहले अपना मेडिकल जांच कराओ। इधर आभा जब मेडिकल जांच कराने के लिए जाती है तो मालूम चलता है कि उस दिन छुट्टी है। वहाँ हॉस्पिटल में उसे कोई मिलता ही नहीं है। आभा वहाँ से उस दिन वापस अपने घर तो चली आती है, लेकिन अगले दिन जब फिर से दोबारा उस हॉस्पिटल में जाती है, पहुँचने में उसे थोड़ा सा देर हो जाता है। इसके वजह से डॉक्टर भी वहाँ के अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। दरअसल आभा के ऊपर इस तरीके से इल्ज़ाम लगाते हैं और उसे ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जिसे सुन करके आभा को लगता है कि शायद फिर से मेरे साथ दुष्कर्म हो रहा है। लेकिन मेडिकल जांच कराने के बाद जब आभा वापस अपने घर पे आती है, आभा को भी पूरा यकीन हो जाता है कि शायद ये सिस्टम उसे कभी इंसाफ नहीं दे पाएगा। लेकिन इससे पहले आभा ने निर्भया कांड की पूरी कहानी सुन चुकी थी। आभा को पूरा यकीन था कि आज नहीं तो कल मुझे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। आभा यहीं पे थोड़ी सी गलती कर देती है। आभा को लगता है कि शायद मुझे इंसाफ जीते जी नहीं मिलेगा। इसीलिए आभा जाकर के पुलिस से फिर से गुहार लगाती है, लेकिन पुलिस आभा की एक बात नहीं सुनती है। आभा जब 3 अप्रैल को वापस अपने घर पे पहुंचती है, सुबह सुबह कुछ पत्रकारों को फ़ोन करके अपने घर पे बुलाती है। करीब 12 बजे के आसपास 4 पत्रकार आभा के घर पे पहुंचते हैं और आभा उन पत्रकारों से अपनी और अपने साथ साथ अपनी भाभी की भी पूरी कहानी सुनाती है
कहानी सुनने के बाद पत्रकार जब वहाँ से वापस अपने घर चले जाते हैं, उसी रात को आभा भी अपने ही घर के अंदर आभा अपने गले में रस्सी बांधकर अपनी भी जीवन लीला समाप्त कर लेती है। लेकिन जैसे ही ये कहानी मीडिया वालों को सुना देती है, ये खबर सोशल मीडिया से लेकर अखबारों में छप जाता है और ये सारी खबर लोगों को मालूम चल जाता है। लोगों को जब मालूम चलता है कि आभा के साथ साथ उसकी भाभी स्वाति के साथ में कैसे कैसे पुलिस के साथ साथ डॉक्टर ने भी अत्याचार किया है, लोग अब आभा के गांव के जितने भी होते हैं उसका डेड बॉडी लेकर पुलिस थाने पे पहुंच जाते हैं और जाकर के वहां पे धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव डालने लगते हैं। इधर पुलिस भी जब अपनी पूरी कहानी सुनती है तो पुलिस को भी अपनी नाकामी का एहसास होने लगता है। तब जाकर के पुलिस तीसरे आरोपी श्यामचंद के भी नाम पर मुकदमा रजिस्टर्ड करती है। दरअसल पुलिस मुकदमा ही रजिस्टर्ड नहीं करती है, बल्कि 24 घंटे के अंदर श्यामचंद को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर जेल में तो भेज चुकी है। लेकिन दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है। मुझे नहीं लगता कि आपसे सवाल करना चाहिए या फिर नहीं, पर फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या अगर आभा ने अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं की होती तो उसे इंसाफ मिल पाता या नहीं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है अबू हरेरा। अबू हरेरा जो रहने वाले तो नेपाल के हैं, लेकिन कतर में रहकर वहाँ पे अपनी नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं लक्ष्मी नारायण टेकम, लक्ष्मी नारायण जो अपने एड्रेस नहीं दिए हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं शेख वसीर, शेख वसीर जो हैदराबाद के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं अनिल कुमार कनौजिया, अनिल कुमार कनौजिया जो उत्तर प्रदेश भदोही जिला ज्ञानपुर के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं सुरेश नायक जो उड़ीसा प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।